अध्याय 3 ऊतक। अ, वैदिक विज्ञान के अनुसार ऊतक अध्याय के कुछ तथ्यों का को मिथ्या या उनका खंडन किया गया है। हम उन तथ्यों के बारे में बात करेंगे। पृष्ठ पृष्ठ 43 43 में किरीट पिटिका नाम का एक रोग बताया गया है जो कि फसलों में होता है। किरीट पिटिका नाम का रोग, उसमें हमारे वैदिक विज्ञान के अनुसार फसल को यदि 400 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ प्रति 15 दिवस देना होता है। देशी गाय के गोमूत्र एवं गोबर में ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि जीव जंतु की कोशिकाओं में असामान्य विभाजन को नहीं होने देते, असामान्य विभाजन को रोकते हैं। अथर्ववेद में इसका उपचार बताया गया है, किरीट पिटिका का, जिसका हमने आपको कक्षा 8वीं की पुस्तक जिज्ञासा में वर्णन किया था। आगे है पृष्ठ 47। इसमें कोशिका के बारे में बात की गई है, जहां पे उसमें बोला गया है कि कोशिका सजीव है। वैदिक विज्ञान कोशिका को सजीव नहीं मानता है, वह इस बात को मिथ्या मानता है कि कोशिका सजीव है। वह सजीव अर्थात चेतन है ऐसा हमें लगता है, परंतु ऐसा नहीं है। कोशिका जड़ रूप है। ईश्वर निराकार है, सर्वज्ञ है और न्यायकारी है। दयालु होकर कोशिका के अंदर रहकर हमारे शरीर के लिए आवश्यक कार्य कर रहा है। ईश्वर चेतन है, तभी हमको कैसा लगने लग जाता है कि कोशिका भी सजीव है, जबकि कोशिका में कार्य करने की क्षमता ईश्वर के द्वारा दी जाती है। कोशिका जड़ रूप होने से हम उससे पूर्ण जंतु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस विषय को कहाँ बताया गया है? सत्यार्थ प्रकाश के नववें समोल्लास में बताया गया है, जिसे हम अच्छी तरह से वहां पे पढ़ेंगे कि कोशिका जड़ रूप होते हुए भी उससे पूर्ण जंतु को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका वर्णन कहाँ किया गया है? सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में किया गया है। देखते हैं हम आगे। सत्यार्थ प्रकाश में बताया गया है जिस जिस गुण से जिस जिस गति को जीव प्राप्त होता है उसको आगे लिखते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है सत्यार्थ प्रकाश के हिसाब से हमारा वैदिक विज्ञान उसको डिस्क्राइब करता है। ये संस्कृत में श्लोक हैं सभी। पहला, जो मनुष्य सात्विक है वे देव अर्थात विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुण युक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में 9वें समोल्लास में क्या बताया गया है? जो मनुष्य सात्विक होते हैं वे देव अर्थात विद्वान होते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य होते हैं, और जो तमोगुण युक्त होते हैं वे कैसे बनेंगे? वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। अगले का भावार्थ है जो अत्यंत तमोगुणी होंगे वे स्थावर वृक्षादि कृमि कीट मत्स्य सर्प पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मध्यम तमोगुणी है वे हाथी घोड़ा शूद्र मलेच्छ निंदित कर्म करने हारे सिंह वराह और सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं। ये हम तमोगुणी गुण के बारे में बात कर रहे हैं। जो अत्यंत तमोगुणी होंगे वे कृमि कीट बनेंगे, और जो मध्यम तमोगुणी होंगे हाथी घोड़ा शूद्र या मलेच्छ निंदित कर्म करने वाले, और जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण। चारण कौन है? जो दोहा कवित आदि बनाकर
मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। वो चारण, सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष, अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाले, राक्षस जो हिंसक हैं, पिशाच जो अनाचारी हैं, अर्थात मदादि के आहारकर्ता और मलिन रहते हैं, वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल होता है। अगला भावार्थ है, जो अत्यंत रजोगुणी होंगे वे झल्ला अर्थात क्या, तलवार आदि से मारने व कुदार आदि से खोदने वाले। मल्ला, मल्ला कौन होंगे, नौका चलाने वाले। नट, जो बांस आदि पर नट करतब करते हैं। शस्त्रधारी भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हो, ऐसा जन्म नीच रजोगुण का फल होता है। जो अधम रजोगुणी है, जो अधम रजोगुणी होते हैं वे राजा क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित होंगे, वाद विवाद करने वाले दूत होंगे, वकील हो सकते हैं, युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं। यह सारे सारांश हम सत्यार्थ प्रकाश के देख रहे हैं। जो उत्तम रजोगुणी होंगे वे गंधर्व गाने वाले, गुहाग्य वादिक बजाने वाले, यक्ष विद्वानों के सेवक, अप्सरा जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं। अगला है, जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वैद पाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी और दैत्य मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्व गुण के कर्म का फल मिलता है। अगला है, जो मध्यम मध्यम सत्व गुण युक्त होकर कर्म करते हैं, वे जीव यज्ञकर्ता, वेदार्थविद, विद्वान, वेद विद्युत आदि काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी, कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। कौन, जो मध्यम सत्व गुण वाले होते हैं। अगला भावार्थ है, जो उत्तम सत्व गुण युक्त होके उत्तम कर्म करते हैं, वे ब्रह्मा, सब वेदों का वेत्ता, विश्व सज, सब सृष्टि क्रम विद्या को जानकर विविध विमानादि यानों को बनाने वाले, धार्मिक, सर्वोत्तम, बुद्धि युक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृतिशित्व के सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जो उत्तम सत्व गुण वाले होते हैं। अगला है, जो इंद्रियों के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने वाले, अविद्वान है, वे मनुष्य में नीच जन, बुरे बुरे दुख रूप जन्म को पाते हैं। कैसा जन्म मिलेगा इनको, मनुष्य में ही नीच जन, बुरे बुरे दुख रूप का जन्म इन्हें मिलेगा। इसी प्रकार सत्व रज तीन गुण होते हैं, सत्व रज तमोगुण, ये युक्त वेग से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। जिस प्रकार का कर्म जीव करेगा उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात सब गुणों के स्वभावों में न फंसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करते हैं। ये हमने सत्यार्थ प्रकाश के कुछ तथ्यों को देखा, उसका भावार्थ था जिसमें हमें यह बताया गया कि व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करेगा उसकी उत्पत्ति भी उसी प्रकार से होगी। क्रियाशील ऊतक जिसे बोला जाता है टिश्यू। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह से कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बन रहा है और कौन से पादप और जंतु कोशिकाओं में कौन कौन से प्रमुख ऊतक हैं और वो किस किस कार्य को करने में सहायता प्रदान करते हैं। हमने कोशिका अध्याय में पढ़ा था कि जीवन की निर्माण इकाई
कोशिका होती है। ठीक है, अनेक कोशिकाएं मिलकर एक बहुकोशिकीय जीव बनाती है। सभी बहुकोशिकीय जीवों में संगठन का एक पदानुक्रम होता है, मतलब एक फिक्स्ड चेन में वो चलते हैं। जैसे हमने पहले भी कोशिका अध्याय में पढ़ा है, बहुत सी समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू बनाएंगी, विभिन्न प्रकार के टिश्यू मिलकर एक अंग बनाएंगे, ऑर्गन, और ये बहुत से अंग ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बनाएंगे। यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, समान प्रकार की कोशिकाएं जो समान कार्य करती है मिलकर क्या बनाएगी, ऊतक बनाएगी, और एक से अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर अंग, ऑर्गन्स का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न अंग मिलकर बनाएंगे अंग तंत्र। यह सब मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। अमीबा और जीवाणु जैसे कुछ जीव होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। उनके कोशिका जीवन के सभी कार्य एक ही कोशिका के अंदर होते हैं। और पादपों और जंतुओं जैसे बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कोशिकाओं के समूह अलग अलग कार्य करते हैं। ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है। ये हमने पहले भी अध्ययन किया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से बने रहेंगे, इसमें सारे प्रकार के कार्य एक ही कोशिका के अंदर हो जाते हैं। जैसे जीवाणु, अमीबा, बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव होंगे जिसके अंदर बहुत सी कोशिकाएं होगी। वह कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करेंगी, वो ऊतक अंग बनाएंगे और अंग तंत्र बनाएंगे, जो सभी अपने अपने अलग अलग कार्य को करते हैं। आगे है, विशिष्ट प्रकार के लिए मिलकर कार्य करते हैं कौन, ऊतक। और यह जो बहुकोशिकीय जीवों में जो यह पदानुक्रम चल रहा है, जिसमें कि कोशिका से ऊतक बन रहा है, ऊतक से अंग बन रहा है और अंग से अंग तंत्र बन रहा है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आगे जाके श्रम विभाजन के लिए। श्रम विभाजन मतलब अलग अलग कोशिकाओं को अलग अलग प्रकार के कार्य दिए। जैसे एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका के अंदर ही सारे कार्य हो रहे हैं, ऐसा इनमें नहीं, हर एक कोशिका के लिए अलग अलग कार्य दिया गया है। यह श्रम विभाजन क्या करता है, कोशिका की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और उसकी जटिल जैव प्रक्रियाओं को भी क्रियान्वित करने में सहायता करता है। आगे देखते हैं, एक उदाहरण दिया हुआ है। जंतुओं में पेशी ऊतक गति को संभव बनाते हैं और तंत्रिका ऊतक शरीर के विभिन्न भागों तक संदेश को पहुंचाते हैं। कुछ ऊतकों के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि पेशी ऊतक होंगे जिनको मसल्स बोलते हैं, वो हमारे शरीर में गति के लिए मदद करते हैं। और जो तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका ऊतक होंगे, वह संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे। इसी प्रकार पादपों में क्या होता है, संवहनी ऊतक, जो संवहन का कार्य करते हैं। कौन कौन से होंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का क्या कार्य होगा, जाइलम जड़ों से पानी और खनिज तत्वों को पादप के विभिन्न पार्ट में ले जाएगा। ठीक है, और फ्लोएम का क्या कार्य होगा, वो भोजन का परिवहन करेगा। जो पत्तियों में भोजन बन रहा है वो फ्लोएम के द्वारा पौधे के अन्य भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण दिए थे, ऊतक के उदाहरण थे ये। अब आगे हम कुछ प्रमुख ऊतक दोनों जंतु और पादप कोशिकाओं में पढ़ेंगे। पादप और जंतु ऊतक भिन्न भिन्न क्यों है? हम ये जानते हैं कि कोशिका के क्या है, जीवन निर्माण की मूलभूत इकाई होती है। अधिकांश पादप एक ही स्थान पर रहते हैं और जंतुओं की भांति एक स्थान पर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। तो इन्हें स्थिर रहने के लिए, सीधा रहने के लिए अवलंब की आवश्यकता होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। हमने पढ़ा कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। लेकिन पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है, यह पादप कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करती है, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है और एक सुनिश्चित आकार भी देती है। जैसा कि हमने देखा था कि जब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, अगर पादप कोशिका के अंदर किसी
तो उसके अंदर का जीव द्रव्य परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उसका जो कोशिका का आकार है वह वैसा ही बना रहेगा। उसका कारण होती है कोशिका भित्ति। और जंतु कैसे होते हैं? जंतु होते हैं गतिशील होते हैं। ऋण कोशिका भित्ति के अभाव में जंतु कोशिकाएं सरलता से अपना आकार परिवर्तित कर लेती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती जंतु कोशिका में, तो आकार परिवर्तन आसान हो जाता है। कोशिका का आकार परिवर्तन, और यही आकार परिवर्तन गतिशीलता में सहायता देता है। और पादप और जंतुओं के बीच में एक प्रमुख अंतर क्या है? पोषण की विधि होती है। पादप कोशिकाएं अपना भोजन खुद बनाते हैं और जंतु अपना भोजन बाहर से प्राप्त करते हैं। तो जंतुओं में ऐसे ऊतक हमको मिलेंगे जो विभिन्न खाद्य स्रोतों से प्राप्त भोजन के पाचन में सहायता करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको जंतुओं को भोजन बाहर से मिल रहा है, तो अब क्या करने की जरूरत है? उसका पाचन करने की जरूरत है। तो जंतुओं में कैसे हमको ऊतक मिलेंगे? जो पाचन में सहायता करेंगे। अब पौधों में क्या होता है कि वह अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पौधे में हमको ऐसे ऊतक मिलेंगे जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करें, जिससे कि वह अपना भोजन को संश्लेषित कर सके। पादप और जंतुओं में शरीर के विभिन्न भागों में भोजन और जल के परिवहन के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं। परिवहन के लिए भी इसमें अलग ऊतक पाए जाते हैं जंतुओं और पादपों में। पादप और जंतुओं में वृद्धि के पैटर्न भी भिन्न होते हैं। वृद्धि के पैटर्न भी जंतु और पादप कोशिकाओं में अलग अलग होंगे, क्योंकि उनमें वृद्धि के प्रकार भी अलग रहते हैं। उनका पैटर्न ही अलग होता है, तो ऊतक भी अलग पाए जाएंगे। पादपों में वृद्धि के लिए ऊतक, पादपों में वृद्धि के लिए ऊतक। हमने देखा होगा एक छोटा पौधा सबसे पहले तैयार होता है। अगर वह वृक्ष कैटेगरी का है तो उसके तने की लंबाई भी होगी और साथ ही साथ उसकी जड़े की भी लंबाई होगी, और साथ ही साथ उसका जो तना है वो परिधीय वृद्धि भी करेगा। तो ये किस कारण होता है? ये कुछ विशिष्ट ऊतकों के कारण होता है। हम आगे देखेंगे। पादप विभिन्न प्रकार से वृद्धि करते हैं। एक लंबाई में वृद्धि करते हैं, जिसमें क्या होता है, तने की ऊंचाई बढ़ेगी और जड़ें गहराई में बढ़ेगी। अगला होता है तने की मोटाई में वृद्धि, तो उसमें परिधि में उसकी वृद्धि होगी। और एक और होता है शाखाओं को काटने के पश्चात उनमें पुनः वृद्धि। हमने देखा है हम कटाई छटाई करते हैं पेड़ों की, पौधों की, तो उनकी जो हम शाखाएं काट देते हैं उनकी जगह कुछ समय पश्चात फिर से नई शाखाएं आ जाती है। इस वृद्धि के लिए सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। कोशिका विभाजन होगा तभी वृद्धि होगी, तो यहाँ पे स्पेशल कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, और सामूहिक रूप से एक विशेष ऊतक बनाती है ऐसी कोशिकाएं। उन ऊतकों को क्या बोलते हैं? उन ऊतकों को बोला जाता है विभज्योतक ऊतक। ऐसे ऊतक जिसके अंदर वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल कोशिकाएं हो, जहाँ पे कोशिका विभाजन लगातार होता रहे, ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतकों को बोला जाता है विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक। पहला होता है शीर्षस्थ। पहले टाइप का विभज्योतक होगा शीर्षस्थ विभज्योतक। ये किस चीज में सहायक होगा? पौधे में शीर्षस्थ विभज्योतक यह सहायक होगा पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए। लंबाई में वृद्धि प्ररोह से भी हो सकती है और जड़ से भी हो सकती है। ठीक है, प्ररोह में वृद्धि होगी तो पौधे का तना बढ़ेगा, और जड़ों की वृद्धि के लिए जड़ के मूलाग्र में वृद्धि चाहिए होगी, जिससे जड़े की लंबाई बढ़ेगी। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, एक प्रैक्टिकल दिया है यहाँ पे। इसके अंदर दो जार लिए हुए हैं, एक जार क और एक जार ख। जार क में भी पानी भरा है और जार ख में भी पानी भरा हुआ है। अब इसमें दोनों में प्याज डाल दिए गए, इस तरह से डाले गए हैं कि उस प्याज की जड़ें जल को छूती रहे। इनको कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि दोनों ही जार में
जड़ की लंबाई बढ़ जाती है। अब ख जार में क्या करते हैं कि मूलाग्रों को काट के अलग कर देते हैं। जड़ के यहाँ पे मूलाग्र रहेंगे, उनको काट के अलग कर दिया जाता है, फिर इनको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर स्टडी करी जाती है। तो देखा जाता है कि जो क जार की जड़ें हैं वो लंबाई में और वृद्धि कर देती हैं, लेकिन जो ख जार की जड़ें हैं वो अब लंबाई में वृद्धि नहीं करेंगी, वो वहीं रुक जाती है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मूलाग्र हमने जो कट कर दिए हैं ख जार के प्याज की जड़ों में से, वहीं पर वह कोशिकाएं थी जो विभाजन करती थी और जिसके कारण जड़ों की लंबाई में वृद्धि होती थी। अब वो मूलाग्र कट हो गए तो जड़ों की लंबाई में वृद्धि नहीं हुई है। प्याज की जड़ के मूलाग्रों में समसूत्री विभाजन का अवलोकन हमने कोशिका अध्याय में भी किया था, जहाँ पे हमने मूलाग्रों की स्लाइड तैयार की थी और उसको फिर माइक्रोस्कोप से देखा था। तो वहां पर हमको अलग अलग कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का अध्ययन हुआ। जड़ के मूलाग्रों में सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती है। इसी प्रकार प्ररोह के अग्रभाग में भी सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती है, जो कि प्ररोह को लंबाई में वृद्धि करने में सहायता करती है। जिस तरह से मूलाग्र में कोशिकाएं थी जो उसकी जड़ों की लंबाई में वृद्धि कर रही थी, उसी तरह से उस प्ररोह के अग्रभाग में भी सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती है, जो प्ररोह को लंबाई में वृद्धि करने में सहायता करती हैं। इससे हम बोल सकते हैं कि पौधों में उनकी जड़ों और प्ररोह के अग्रभाग पर वृद्धि क्षेत्र होते हैं, जिन्हें शीर्षस्थ विभज्योतक कहा जाता है। और ये क्या काम करते हैं? यह वृद्धि में सहायता करते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक ऐसे ऊतक जो पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायता करते हैं। अब ये जनरली कहाँ होते हैं? यह पार्ट पौधे का कौन सा हो गया? प्ररोह। इससे पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं, तना लंबाई में बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या नाम दिया है इसे? प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक। हम शीर्षस्थ विभज्योतक पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो प्ररोह में पाया जाएगा उसे बोला जाएगा प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक और कहाँ पे होते हैं? जड़ों में पाए जाते हैं, जड़ों के मूलाग्र में पाए जाते हैं, जो जड़ों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो ऐसे विभज्योतक को क्या बोला जाएगा? जड़ शीर्षस्थ विभज्योतक। इससे जड़ें लंबाई में और बढ़ेगी, इधर प्ररोह से तना और बढ़ेगा। अगला है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक में क्या होगा? ये किस में सहायता करेगा? ये करेगा पौधों की परिधि में वृद्धि करते हैं पार्श्व विभज्योतक के द्वारा। जो द्विबीजपत्री पौधों के तने न केवल लंबाई में वृद्धि करते हैं, अपितु समय के साथ साथ व्यास या परिधि में भी वृद्धि करते हैं। तो ये कैसे होगी? ये परिधि में वृद्धि होगी विभज्योतकी ऊतकों की गतिविधियों से ही होती है। ठीक है, हमने किसी लकड़ी का टुकड़ा देखा हो, किसी वृक्ष की लकड़ी का टुकड़ा, तो उस पे हमें ये ऐसे ये सर्क्यूलर से बने हुए वलय नजर आते हैं, जो कई बार एक समान रहते हैं और कई बार छोटे बड़े भी रहते हैं। तो ये जो एक वलय होता है इसको बोला जाता है वार्षिक वलय। यह वार्षिक वलय होता है और एक वर्ष में एक वलय बनता है। इसके द्वारा हम किसी वृक्ष की वलयों के द्वारा ही हम किसी वृक्ष की आयु का पता भी लगा सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ वलय तो सिमिलर बन रहे हैं, कुछ निश्चित दूरी पे बनते जा रहे हैं, लेकिन कुछ वलयों के बीच की दूरी ज्यादा है, कम है। उसका कारण ये होता है कि जब पौधों की या पादपों की वृद्धि होती है तो उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वो वृक्ष बढ़ता है तो समय ज्यादा लगता है, तो यह वलय दूसरे अन्य वलयों की अपेक्षा हमें अलग नजर आएगा, कुछ दूरी पे नजर आएगा। अब इसमें विभज्योतक ऊतक जो होते हैं वह अंदर भी वृद्धि करते हैं, केंद्र की ओर भी वृद्धि करते हैं विभज्योतक ऊतक, और इसकी परिधि की ओर भी वृद्धि
करेंगे। वार्षिक वृद्धि वलय होते हैं जो अभी हमने चर्चा करी। कुछ वार्षिक वलय चौड़े और कुछ संकरे होते हैं जो किसी विशेष वर्ष में अनुकूल या प्रतिकूल वृद्धि परिस्थितियों को दर्शाते हैं। और इन वार्षिक वलयों को गिनकर किसी भी वृक्ष की हम आयु का भी अनुमान लगा सकते हैं। एक वलय के रूप में व्यवस्थित सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण तने की परिधि में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब ये कोशिकाएं विभाजित होकर सकेंद्रीय रूप से भीतर भी और बाहर की ओर नई कोशिकाएं निर्मित करती रहती है। भीतर और बाहर दोनों तरफ कोशिकाएं बनाएंगी, सकेंद्र में भी और परिधि की ओर भी बनाती रहती है। तो उसी से क्या होता है? उसी से तने के व्यास में वृद्धि होती है, उसकी परिधि में वृद्धि होती है। इस विभज्योतकी ऊतक को पार्श्व विभज्योतकी ऊतक कहा जाता है। जो पार्श्व में वृद्धि करे, जो पार्श्व में वृद्धि के लिए सहायक हो, रिस्पॉन्सिबल हो, जिससे कि तने की परिधि बढ़े, उसको क्या बोलेंगे? पार्श्व विभज्योतक। ये था दूसरा। हमने पहला कौन सा पढ़ा? शीर्ष शीर्ष विभज्योतक ऊतक। अगला है अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी पेड़ की, पौधे की टहनियों, शाखाओं को काट देते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात हम वहां पे फिर से नई शाखाओं की वृद्धि को देखते हैं। तो ऐसे उस वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल ऊतकों को बोला जाता है अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक। अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक जड़ों और प्ररोह के अग्रभाग पर स्थित होते हैं। ये हमने अभी पढ़ा। यदि किसी तने का अग्रभाग काट दिया जाएगा तो उसकी वृद्धि तो नहीं होगी, लेकिन उसकी पार्श्व शाखाएं निकल आएगी। और वो पार्श्व शाखाएं कहाँ से निकलेगी? वो निकलेगी पर्व संधियों से। ये मान लीजिए एक तना है और उसमें ऐसे हल्के ऐसे डिवीजन नजर आते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये होते हैं पर्व संधि। और इन दोनों के बीच की दूरी होगी, ये होते हैं पर्व संधि। एक तना है, ये होते हैं पर्व संधि, और इन दोनों के बीच की दूरी कहलाती है पर्व। अब अगर हमने किसी का तने का अग्र भाग काट दिया है, प्ररोह को कट कर दिया है, तो शाखाएं यहां से भी निकल आएगी। कहां से निकल आएगी? पर्व संधि से। क्योंकि यहाँ पे अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक होते हैं जो विभाजन करके यहां से अन्य शाखाओं को की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर्व संधि तने का वह बिंदु है जहां से शाखाएं या पत्तियां निकलती है। तने की दो पर्व संधियों के मध्य का भाग पर्व कहलाता है। जब किसी उद्यान की बाढ़ की छटाई कर दी जाती है तो हम वही देखते हैं, कुछ समय पश्चात बाढ़ वापस से घनी हो जाती है। वह अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतकों के कारण ही होती है। उनमें कोशिकाओं में विभाजन होता है और नई शाखाएं निकल आती है। जनरली हम हमारे घर में भी देखते हैं, गमलों में लगे हुए पौधों में भी देखते हैं, जैसे कि गुलाब में अगर हमने उसके तने की यहाँ से कटाई कर दी तो जो पर्व संध्या रहेगी, इन पर्व संधियों पे से नई शाखाएं और नई पत्तियां निकल आएगी। तो यह इसे क्या बोलेंगे? अंतर्वेशी विभाज्योतक। यहाँ जो ऊतक रिस्पॉन्सिबल है, जो ऊतक इन की अन्य शाखाओं की वृद्धि कर रहे हैं, उन ऊतकों को बोला जाएगा विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक। तने के पर्व पर विभज्योतक की उपस्थिति के कारण होने वाले वृद्धि किसके द्वारा होती है? कौन से ऊतक के द्वारा होती है? अंतर्वेशी विभज्योतक के द्वारा होती है। इस प्रकार हमने पौधों में कितने 3 प्रकार के विभज्योतक ऊतक देखे हैं। पहला होता है शीर्षस्थ, शीर्षस्थ,
पार्श्व और अंतर्वेशी। यह लंबाई में वृद्धि करता है, जड़ों की तनों की पार्श्व परिधि में वृद्धि करेगा तने की, और जो अंतर्वेशी विभज्योतक होगा वह अन्य शाखाओं की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तने की परिधि के अनुदिश स्थित पार्श्व विभज्योतक परिधि में वृद्धि करता है। घास जैसे कुछ पौधों के आधार पर भी अंतर्वेशी विभज्योतक उपस्थित होते हैं जो उनके पुनरुद्भवन में सहायता करते हैं। ये सभी विभज्योतक ऊतक जो होते हैं वह सभी मिलकर किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। विभज्योतकी ऊतकों की कोशिकाएं कैसी होती हैं? इनकी कोशिकाएं बहुत छोटी होंगी, इनकी कोशिका भित्ति पतली होगी, केंद्रक बड़ा होगा और कोशिका द्रव्य बहुत सघन होगा, और इसमें रसधानी नहीं होगी। इसमें रसधानियां सामान्यतः अनुपस्थित होती हैं। विभज्योतकी ऊतक की इन विशेषताओं के कारण इनमें निरंतर और तीव्रता से क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। हम देखेंगे कि विभज्योति ऊतक की कोशिकाओं में रसधानियां नहीं होती है। ठीक है, अब क्यों ये वाली विशेषताएं विभज्योतक कोशिकाओं में ही पाई जाती है कि कोशिका भित्ति पतली है, ठीक है, उसमें रसधानी नहीं है, जबकि रसधानी तो पादप कोशिकाओं में होती है। लेकिन विभज्योतक कोशिकाओं के अंदर कोशिकाओं का विभाजन की निरंतर जरूरत है, तीव्रता से विभाजन हो और निरंतर विभाजन हो, इसलिए यह वाली कोशिकाएं कुछ मॉडिफाइड होती है। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है जिससे कि पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से और तीव्रता से हो, केंद्रक बड़ा होता है और कोशिका द्रव्य सघन होता है। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थ सुगमता से मिलते रहें, इसी के लिए कोशिका द्रव्य सघन होता है। और रसधानियां सामान्यतः अनुपस्थित होती है क्योंकि रसधानियों का काम होता है कोशिका को रिजिड रखना। यहाँ पर हमको निरंतर तीव्रता से कोशिका विभाजन की जरूरत है, तो रिजिड कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं है। निरंतर कोशिका विभाजन के कारण विभज्योतकी ऊतक पादप कायम में नई कोशिकाएं जोड़ता जाता है। नई बनी कुछ कोशिकाएं विभज्योतक बनी रहती है, जबकि कुछ कोशिकाएं होती है विभाजित होने की क्षमता अपनी समाप्त कर देती है। अब इनमें विभाजन होने की क्षमता समाप्त हो जाती है और उनकी संरचना और प्रकारों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। अब ये विभज्योतक ऊतक कुछ समय पश्चात पुराने जो होंगे वह उनमें विभाजन की क्षमता खत्म, अब उनकी संरचना में परिवर्तन, उनके कार्य में भी परिवर्तन। अब ये जो विभज्योतक से परिवर्तक नए ऊतक बने हैं उन ऊतकों को बोला जाएगा स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य भंडारण का होता है और परिवहन का कार्य होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदन। कौन सी प्रक्रिया विभेदन कहलाएगी? विभज्योतक कोशिका ऊतकों से स्थायी ऊतक बनना और उनका कार्य अलग हो जाना, उनकी संरचना अलग हो जाना, यह प्रक्रिया कहलाती है विभेदन। विभेदन की प्रक्रिया से विभज्योतकी ऊतक स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। क्या हुआ? यह है विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक ऊतक है। अब इसमें डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है विभाजन। विभाजन हुआ, क्या बनी? नई कोशिकाएं सेल बन गई, नई सेल बनी, सभी ये नई सेल बन जाएगी। ये भी सब विभज्योतक है। इनमें फिर विभाजन होगा, फिर विभाजन हुआ इनमें, फिर नई कोशिकाएं बन गई। इस प्रकार से पौधों की वृद्धि होती रहेगी। लेकिन यहाँ जो विभज्योतक ऊतक है और ये वाले जो अब कोशिकाएं हैं, इनमें क्या होगा? अब इनके अंदर विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई है। इसमें भी विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई है। ये सब विभाजित होती जाएंगी, लेकिन जो पुरानी है उनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई। अब ऐसी कोशिकाएं मिलकर
स्थायी स्थायी ऊतक बनाएंगी। इनकी संरचना में भी चेंज आ जाएगा, जैसे कि हमने अभी विभजितक ऊतक कोशिकाओं की संरचना की स्पेशलिटी देखी थी कि उनकी कोशिका भित्ति बहुत पतली थी। राजधानी या तो एकदम छोटी सी होती है या राजधानी नहीं होती है। अब जो स्थायी ऊतक बने हैं इनकी संरचनाओं में भी परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पे पूरे एक सूरजमुखी के तने की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम दिया हुआ है। ये एक सूरजमुखी की तने की अनुप्रस्थ ये काट है और उसका ये डिटेल्ड डायग्राम यहाँ पे हमें दिया गया है। काट ऐसी दिखेगी लेकिन हम उसको माइक्रोस्कोप में जब स्टडी करते हैं ना तो ऐसा डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखता है। सबसे पहले इसमें एक बाह्य त्वचा होगी जिसको बोला जाता है एपिडर्मिस। ठीक है। अब इसी बाह्य त्वचा से कुछ रोम निकले हुए होंगे जिसे बाह्य त्वचीय रोम कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, एरिया का क्षेत्रफल बढ़ाना, उस पर्टिकुलर कोशिका का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर मिट्टी में से जड़ों के द्वारा जल और खनिज तत्वों को अवशोषित करना है तो ये एरिया बढ़ा देंगे जिससे ज्यादा जल और खनिज अवशोषित हो सके। ये उपत्वचा है, इसे बोला जाता है क्यूटिकल। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ये शुष्क एरिया में जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है और उससे जो पानी की हानि होती है, जल की हानि को यह कम करते हैं। बाह्य त्वचा सुरक्षा प्रदान करती है, रोगाणुओं से भी लड़ती है, जल की हानि को भी कम करती है। अगले यहाँ पे कुछ ये ऊतक दिए हुए हैं जिन्हें बोला है सहायक ऊतक या सरल स्थायी ऊतक। ये जो सहायक ऊतक हैं इनको सरल स्थायी ऊतक भी बोला जाता है। सबसे पहले आएगा श्लेषोतक, फिर आएगा ये मृदुतक और फिर आएगा दृढ़ोतक। दृढ़ोतक कोशिका को कठोरता प्रदान करते हैं, आगे जाके यही रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे लकड़ी काक फॉर्म बन जाता है। श्लेषोतक मृदुतक ये लचीलापन प्रदान करते हैं। फ्लोएम का काम होता है कि जो पत्तियों में भोजन बन रहा है वह पादप के अन्य भागों तक पहुंचाए। यह पार्श्व विभज्योतक जो परिधि में पौधे की तने की परिधि को बढ़ाएगा। जाइलम है ये पूरा पोर्शन जाइलम का है। जाइलम का कार्य होता है जो पानी और खनिज तत्व मिट्टी से लिया जा रहा है जड़ों के द्वारा, उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाए। यह है भरण ऊतक। ये हमने डायग्राम देखा, सूरजमुखी के तने की आंतरिक संरचना देखी, जिसमें आगे हम देखते हैं यहाँ पे प्रत्येक ऊतक एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत होते हैं। इनको स्थायी ऊतक बोला जाता है। स्थायी ऊतक सरल या जटिल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। सबसे पहले है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा का कार्य है बलकृत क्षति, जल की हानि और हानिकारक सूक्ष्म जीवों और चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों से पादपों की सुरक्षा करना। ये कैसी परत होती है, हमने अभी डायग्राम में भी देखा। यह परत सिंगल लेयर्ड होगी। कैसी है ये परत? ये वाली जो है बनी हुई, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ये बाह्य त्वचा है। ये सिंगल लेयर्ड होती है। चपटी और आयताकार कोशिकाओं की एकल परत से बनी होती है। ये पौधों के सभी भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। और इसी के ऊपर क्या होता है, क्यूटीन नाम का उपत्वचा जो हमने देखी थी, मोम से बनी होती है। यह शुष्क पर्यावास में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती है जिससे जल की हानि कम हो और पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। अनेक पादपों में बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से बाल जैसे उभार निकले होते हैं जिन्हें अभी हमने रोम के रूप में पढ़ा। इन्हें मूल रोम कहा जाता है जो मृदा से जल और खनिजों के अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अब इन्हीं पत्तियों की बाह्य त्वचा में क्या पाए जाते हैं, रंध्र, स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं।
उनका क्या कार्य होता है? स्ट्रोमेटा स्ट्रोमेटा छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पे, जो कि वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान का कार्य करते हैं। नामक छिद्र होते हैं जो गैसीय विनिमय के अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी करते हैं। अतः वाष्पोत्सर्जन जाइलम में एक वाष्पोत्सर्जन अभिकर्ष उत्पन्न करते हैं, जो जल परिवहन में सहायता करते हैं और साथ ही साथ जो पौधे के अंदर अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके निष्कासन में भी सहायता करता है। अगला है, अब हम बाह्य त्वचा के बाद ये सहायक ऊतक देखेंगे। कौन कौन से? श्लेषोतक, मृदुतक और दृढ़ोतक। सहायक ऊतक सरल स्थायी ऊतक, ये कार्य सहायक ऊतकों द्वारा किए जाते हैं। सहायक ऊतक या सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। कौन से कार्य सहायक ऊतक करते हैं? मैंने आपको बताया अभी डायग्राम में कि एक दृढ़ता प्रदान करते हैं, लचीलापन लाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कोई टहनी को अगर तोड़ने की कोशिश करें, हरी टहनी को, तो वो मुड़ जाएगी, एकदम से टूट के नहीं गिरेगी। वहीं सूखी टहनी टूट के गिर जाएगी, क्योंकि उसमें अब वो ये सारे टिश्यू डेड हो चुके हैं, तो वो सुदृढ़ता और लचीलापन प्रदान नहीं करते हैं। मृदुतक में पतली भित्तियों वाली सजीव कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं विरल रूप से व्यवस्थित होती है, जिसके अंदर की अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं। अंतराकोशिकीय अवकाश मतलब दो कोशिकाओं के बीच में गैप। किसमें? मृदुतक के अंदर। मृदुतक में अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं। मृदुतक का मुख्य काम क्या होता है? भोजन का भंडारण करना, और उसके साथ साथ पादपों के हरित भागों में प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। और जलीय पादपों में क्या काम करेंगे? ये वायु कुपिकाएं बनाएंगे, वायु गुहिकाएं बनाएंगे, जो कि उसे जल में तैरने में सहायता करती है। मृदुतक जो होते हैं थल में पादपों में प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं और भंडारण में सहायता करते हैं। और जलीय पादपों में यह वायु गुहिकाएं बनाते हैं, जिससे कि वह पौधा जल में आसानी से तैर सके। ये मृदुतक कोशिकाओं का ये मृदुतक कोशिकाएं बताई गई हैं, जो कि हैं सहायक कोशिकाएं या सरल स्थायी ऊतक। क्या विशेषता बताई गई थी? इनकी पतली भित्ति होती है, इनके बीच में ये कोशिकीय अवकाश होता है, और इनका कार्य होता है भोजन को भंडारण करना और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना। अगला है, श्लेषोतक कोशिकाएं भी सरल स्थायी ऊतक है या सहायक ऊतक है, जिसमें इनकी कोशिकाओं से पैक्टिन नाम का पदार्थ निकलता है, जो कि इनके किनारों को मोटा बना देता है। जो कोशिका के अंदर लचीलापन होता है, पादप कोशिकाओं के अंदर जो लचीलापन होता है, जो अभी हमने बात करी कि अगर हरे पौधे की टहनी को तोड़ेंगे तो इतनी आसानी से टूटती नहीं है, मुड़ जाती है, तो वह लचीलापन श्लेषोतक ऊतकों के कारण ही होता है। इनकी भित्तियां कैसी हो जाती है? मोटी भित्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यह पैक्टिन नामक पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं। श्लेषोतक सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनके कोने पैक्टिन के निक्षेपण के कारण असमान रूप से मोटे हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा इनके ही कारण पौधों में लचीलापन रहता है, टहनियों में लचीलापन रहता है। इससे पादप के तने और प्रतान जैसे भाग बिना टूटे झुक सकते हैं। हवा आती है, हम देखते हैं ना, बहुत तेज हवा होती है तो पौधे की टहनियां झुक रही होती है, तना झूल रहा होता है, नीचे झुक जाता है, पर ऐसा नहीं कि झुक गया है तो टूट गया, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा तेज हवा आती हो। तो उसका कारण होता है पौधे का लचीलापन, कोशिकाओं का लचीलापन, जो मृदुतक कोशिकाओं के कारण होता है। अगला है दृढ़ोतक कोशिकाएं।
ये लिग्निन के निक्षेपण के कारण मोटी भित्ति वाली होती है। उसमें पैक्टिन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, दृढ़ोत्तक में लिग्निन हो रहा है, क्योंकि लिग्निन का निक्षेपण उन्हें कठोर और सुदृढ़ बनाता है। इससे अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं। यह ऊतक तनों में होता है, पर्णशिराओं में होता है, बीजों में होता है और गिरियों में होता है। गिरियों से मतलब जैसे कि नारियल का बाहरी आवरण, अखरोट के छिलके, इसमें पाया जाता है। कौन सा, दृढ़ोत्तक। कौन सा निक्षेपण होगा, लिग्निन का निक्षेपण होगा इसमें से। ये दृढ़ोत्तक का भी डायग्राम दिया हुआ है हमको। इसमें से लिग्निन निकलेगा और एक मोटी कोशिका भित्ति बन जाएगी, और इसी के कारण आगे जाके हमें पेड़ों में लकड़ी जो काष्ठ कार्क फॉर्म होता है वो इसी के कारण दिखाई देता है। अभी हमने वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल ऊतक पढ़े थे पादप में, अब पढ़ेंगे संवहन के लिए। संवहन कैसे टाइप के ऊतक होते हैं, ये जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। अभी हमने पढ़े थे सरल स्थायी ऊतक, अब ये दूसरा है, ये है जटिल स्थायी ऊतक। क्या आएंगे इसके अंदर, इसके आएंगे संवहन ऊतक, जो कि पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह पर आदान प्रदान करेंगे। पादपों में जाइलम और फ्लोएम नाम के विशेषीकृत संवहन ऊतक होते हैं, जो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो मिलकर कार्य करती है। ठीक है। जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम वह ऊतक होता है जो जमीन से जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब करे हुए पानी और खनिज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम पत्तियों में बने हुए भोजन या अन्य ग्रीन जगह पे बने हुए भोजन को पादप के विभिन्न भागों में ले जाएगा, और ये पादपों को दृढ़ता भी प्रदान करता है। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है जाइलम का, ये जाइलम का डायग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर होते हैं जाइलम तंतु, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जाइलम तंतु है। ये वाहिनिकाएं हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाहिनिकाएं हैं। ये जाइलम मृदुतक है और ये वाहिकाएं। अब जाइलम तंतु के अंदर वाहिनिका और वाहिका मृत पार्ट होते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जाइलम तंतु, यह पानी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। वाहिनी और वाहिकाएं जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु होते हैं, जिसमें से वाहिनिकाएं और वाहिकाएं मोटी भित्ति वाली होती हैं। जाइलम मृदुतम जाइलम का एकमात्र जीवित घटक होता है, जबकि वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम तंतु प्राथमिक रूप से दृढ़ोत्तकीय होते हैं। ये जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं हैं, यह पहले क्या होते हैं, यह दृढ़ोत्तकीय होते हैं। जाइलम के विपरीत फ्लोएम में क्या होता है, अधिकांश सजीव कोशिकाओं से बना होता है। इसमें चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु होते हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी हो और नलिकाकार होती है, जो छिद्रित भित्ति के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, चालनी नलिकाएं बोला जाता है। ये डायग्राम फ्लोएम का है। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है फ्लोएम मृदुतक। चालनी नलिका, ये जो नलिकाएं हैं ये चालनी नलिकाएं हैं, ये लंबी नलिकाकार आकार में होती हैं। तो आपस में ये किस तरह जुड़ी होती है, छिद्रों के द्वारा जुड़ी होती है, चालनी छिद्रों के द्वारा जुड़ी रहती है, जिससे क्या होता है, इसमें पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसको बोलते हैं चालनी छिद्र। और यह है सहचर कोशिका, ये जो दिख रही है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये होता है सहचर कोशिका। कुछ कोशिकाएं लंबी और नलिकाकार होती हैं, जो छिद्रित भित्तियों द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक परस्पर जुड़ी रहती हैं। ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, चालनी नलिकाएं।
ये चालनी छिद्र। चालनी नलिकाएं पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। चालनी नलिका कोशिकाओं के कोशिकीय कार्यों का नियमन सहचर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इन्हें सहचर कोशिकाएं विशेषीकृत मृदुतक कोशिकाएं होती है। जो सहचर कोशिकाएं हैं, ये जो सहचर कोशिकाएं हैं विशेषीकृत कैसी है? मृदुतक कोशिकाएं। हमने मृदुतक कोशिकाएं अभी देखा है। सहचर कोशिका का मुख्य प्रकार चालनी नलिकाओं में शर्करा के भारण और अभारण का होता है। फ्लोएम मृदुतक खाद्य पदार्थ, राल, टैनिन, लेटेक्स संग्रहित करता है। फ्लोएम का क्या कार्य होगा? फ्लोएम मृदुतक जो होगा वह खाद्य पदार्थों का रेजिन हो गया, टैनिन या लेटेक्स, उनको क्या करता है? ये स्टोर करके रखता है। और चालनी नलिकाओं को फ्लोएम तंतुओं से भी सहारा मिलता है, जो मुख्यतः दृढ़ोत्तकीय होते हैं और दृढ़ता प्रदान करते हैं। दृढ़ोत्तकीय सरल स्थायी ऊतकों को भी हमने पढ़ा था, जिनका कार्य होता है दृढ़ता प्रदान करना। उसमें लिग्निन सिक्रीट होता है, तो उससे वह कठोर हो जाते हैं। किसी भी सजीव में कोई भी ऊतक अकेले कार्य नहीं करते हैं, वह पूरे ऊतक तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है। पादप ऊतक 3 ऊतक तंत्रों में संगठित होते हैं। पहला होता है त्वचीय ऊतक तंत्र। यह पौधे का बाहरी आवरण बनाता है। यह आंतरिक भागों की रक्षा करता है और जल हानि को भी कम करता है। पहला कौन सा हो गया? त्वचीय ऊतक। दूसरा होगा भरण ऊतक और तीसरा होगा संवहन ऊतक। ठीक है, किसी पादप में से ऊतक तंत्र का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे डायग्राम में। जड़ जड़ को कट किया है और उसकी स्टडी करी है। तो यहाँ पे यह जाइलम और ये फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम ने मिलके क्या बनाया है? संवहनी ऊतक। यह इसके बाहर भरण ऊतक होगा और सबसे बाहर की लेयर जो होगी वो बाह्य त्वचीय ऊतक होगा। यह 3 ऊतक, दूसरा जाइलम और फ्लोएम मिलके बनाते हैं संवहन ऊतक। जाइलम और फ्लोएम ने मिलके बनाया संवहन ऊतक। और तीसरा होता है भरण ऊतक। ये तने की काट बताई गई है यहाँ पर। इसमें भी बाह्य त्वचीय ऊतक, ये वाला, फिर जाइलम और फ्लोएम ने मिलके बनाया संवहन ऊतक, और ये होता है भरण ऊतक। ये पादप में तने में दिखाया हुआ है ऊतक तंत्र, तने की काट है, और ये जड़ की काट है। भरण ऊतक का कार्य है, यह त्वचीय और संवहन ऊतकों के मध्य मुख्य पादप काया को बनाता है। त्वचीय और जो संवहन ऊतक बीच में होते हैं उसके बीच में मुख्य पादप काया को बनाता है। इसमें मृदुतक, श्लेषोतक और दृढ़ोतक सम्मिलित होते हैं। इसके अंदर तीनों प्रकार के सरल स्थायी ऊतक होते हैं। कौन कौन से? पहला मृदुतक, दूसरा श्लेषोतक और तीसरा दृढ़ोतक ऊतक। अगला है संवहन ऊतक। ये संवहन के कार्य में सहायक होगा, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होगा, जैसा अभी हमने पढ़ा। आगे देखते हैं जंतु ऊतक। आगे अब है जंतु ऊतक। पौधों के समान जंतु कोशिकाएं भी एक साथ समूहित होती है और विशेषीकृत होकर विभिन्न कार्य करती है। समान कोशिकाओं के ये समूह जंतु ऊतक कहलाते हैं। एनिमल सेल से बना एनिमल टिश्यू। कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं कि अपने आंखों को तेजी से झपकाइए या मुट्ठी बंद करिए या किसी गर्म या ठंडी वस्तु को स्पर्श करिए। और अब विचार कीजिए इसमें कौन कौन से ऊतक
क्रिया करने में हमें सहायता कर रहे हैं। सबसे पहला आएगा ऊतक, उपकला ऊतक, जिसको बोला जाता है एपिथेलियल। एपिथेलियल एपिथेलियल यह संरचना संरचना के लिए उत्तरदायी होता है। शरीर के बाहरी आवरण त्वचा का ये क्या करता है, ये निर्माण करता है, और कई आंतरिक अंगों की का बाहरी मेम्ब्रेन भी इसी से बनती है। कौन से आंतरिक अंग, जैसे मुंह, फेफड़े, रक्त वाहिकाएं, आंत, यह सब भी उपकला एपिथेलियम से ही अस्तरित रहती है। एपिथेलियल कैसी होती है, ये बहुत कम अंतराल वाली सहज रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं से बनी होती है। यह संरचना रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती है, जल हानि कम करती है, और पदार्थों के अवशोषण, स्त्रवण और गति में भी सहायता करती है एपिथेलियम। चाहे वो त्वचा की बाहरी संरचना बनाए या किसी आंतरिक अंग जैसे कि इंटेस्टाइन, लंग्स की संरचना बनाए, उनका कार्य होता है रोगाणुओं के प्रवेश को रोकना, जल हानि को कम करना, पदार्थों के अवशोषण, स्त्रवण और गति में सहायता करना। विभिन्न प्रकार के उपकला ऊतक अलग अलग कार्य करने के लिए संरचनात्मक रूप से अनुकूलित होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू भी अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म लिए हुए होते हैं। यहाँ पे ये टेबल दी हुई है, तालिका 3.2, और नीचे डायग्राम दिया हुआ है। यह एपिथेलियल सेल्स को, अलग अलग एपिथेलियल सेल्स को बता रहा है। ये लंग्स की एपिथेलियल सेल्स को बता रहा है, जो सिंगल लेयर होती है। ये सिंगल लेयर होती है। यह ग्रसनी की एपिथेलियल सेल बता रहा है, जो कई लेयर से मिलकर बनी होती है। यह डायग्राम अमाशय की लेयर को बता रहा है, जो स्तंभाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यह नासा छिद्र की मेम्ब्रेन को बता रहा है, एपिथेलियल को, जो कि कशाभ युक्त होती है, रोम होते हैं जिसमें। यह छोटी आंत की कोशिकाओं को बता रहा है, जो कि स्तंभाकार होती है। इनको हम टेबल में देखते हैं। एपिथेलियल सेल, यह सिंगल लेयर्ड होगी। कैसी होगी ये? सिंगल लेयर्ड होगी। और कहाँ होगी ये? फेफड़ों के ऊतकों में होगी, सिंगल लेयर्ड होगी। ठीक है, इसमें ये इसका न्यूक्लियस है। ये कहाँ पाई जाएगी? यह लंग्स में। इसका कार्य होगा विनिमय करना। संरचनात्मक ऊतक है, लेकिन सबके कार्य और संरचनाएं अलग अलग है, इसलिए हम टेबल में स्टडी कर रहे हैं। इनका कार्य होता है विनिमय, मतलब द्रवों और गैसों के विसरण में सहायता करती है। इनकी संरचना कैसे होती है? पतली होती है, ये चपटी कोशिकाएं होती है और एकल परत के रूप में होती है। और कहाँ पे पाई जाती है? यह फेफड़ों के ऊतकों में और रक्त वाहिकाओं में पाई जाती है। अगला है सुरक्षा प्रदान करने वाली ऊतक, जो कि होते हैं ग्रसनी के ऊतक। ठीक है, ये ग्रसनी के ऊतक हैं। ग्रसनी के ऊतकों का कार्य दिया हुआ है सुरक्षा प्रदान करना। ऊतकों को बलकृत क्षति, घर्षण और सूक्ष्म जीवों के प्रवेश से बचाता है। कोशिकाओं की अनेक परतें, बाहरी कोशिकाएं चपटी और संहत होती है। ये कहाँ पाई जाती है? त्वचा, मुख और ग्रास नली में पाई जाती है। अगला है स्त्रवण। श्लेष्म एंजाइम हार्मोन स्वेद लार का उत्पादन और स्त्रवण करना। ठीक है, म्यूकस बनाना, एंजाइम का सिक्रीशन करना, हार्मोन का सिक्रीशन, लार आना, पसीना आना, यह सब
इन कोशिकाओं का कार्य होता है, इनका आकार कैसा होता है, क्यूबॉइडल या स्तंभाकार, घनाकार या स्तंभाकार होता है। ये कहाँ पाई जाती है, लार ग्रंथियों में, अमाशय के स्तर में और श्वेत ग्रंथियों में। लार ग्रंथियों में लार निकालेगी, श्वेत ग्रंथियों में श्वेत के लिए पसीने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और अमाशय में डाइजेशन के लिए, एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इनका स्ट्रक्चर कैसा बताया, स्तंभाकार। ये कहाँ पाई जाती है, जहां पे स्त्रवण का कार्य होता है, ठीक है, जहां पे स्त्रवण का कार्य होगा। अगला है संवेदी प्रकार, मतलब सेंस ऑर्गन में, बेसिकली गंध में, स्वाद, ध्वनि और संतुलन का कार्य। रोम सीलिया वाली विशेषीकृत ग्राही कोशिकाओं में, ठीक है, जहां पे सीलिया, रोम हो, ऐसी स्पेशल कोशिकाओं में पाई जाती है, जैसे कि हमारा नासा छिद्र, और स्वाद कलिकाएं और कानों में, ठीक है। तो इनका कार्य क्या हो जाएगा, गंध, स्वाद, ध्वनि और संतुलन को बनाए रखना। अगला है अवशोषण। इनका कार्य क्या होगा, ऐसी कोशिकाओं का पोषक तत्वों, जल आदि का प्रभावी उद्ग्रहण करना। ये भी लंबी होती है, स्तंभाकार, स्तंभ जैसी होती है, एकल परत में होती है, और ये भी प्राय रोम जैसी संरचना के साथ होती है। कहाँ पे पाई जाएगी, छोटी आंत में पाई जाएगा, ये यहाँ डायग्राम में दिख रहा है इसमें। ये भी स्तंभाकार है, छोटी आंत की भी स्तंभाकार कोशिकाएं हैं। स्तंभाकार से मतलब होता है, मैं बनाया था वो स्तंभाकार, ठीक है। छोटी आंत में भी स्तंभाकार पाई जाएगी और सीलिया के साथ पाई जाएगी। नासा छिद्र में भी ये स्तंभाकार अनियमित रूप से और सीलिया या रोम के साथ पाई जाती है। यह अलग अलग संरचना के लिए रिस्पॉन्सिबल ऊतक हैं, जिसकी अभी हमने तालिका में अध्ययन किया। एपिथेलियल ऊतक, ठीक है, ये सारे एपिथेलियल अलग अलग संरचना के हिसाब से ऊतक है, जो अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। एक तो क्या हो गया, ये एपिथेलियल हो गए, और ये संरचना के हिसाब से अलग अलग हो गए, है सारे एपिथेलियल, लेकिन इनके कार्य अलग हैं, इनकी संरचना भी अलग अलग है। अभी हमने देखा शरीर के विभिन्न भागों में उपकला ऊतकों के प्रकार, एपिथेलियल टिश्यू के हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे थे। अब आगे देखते हैं हमारे शरीर के विभिन्न भाग किस प्रकार परस्पर जुड़े होते हैं। हमें आपस में एक दूसरे से ये भाग किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। रक्त शरीर के विभिन्न भागों को पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन आदि का परिवहन करके परस्पर जोड़ता है। रक्त क्या करता है, कुछ पोषक तत्वों, गैसों और हार्मोनों का परिवहन करके उन्हें आपस में जोड़ता है। उसी प्रकार अस्थियां शरीर को सिर से पैर तक जोड़ती है और सहारा देती है। अस्थियां भी शरीर को सिर से पैर तक जोड़ती है और शरीर को सहारा भी देती है। वह ऊतक जो अन्य ऊतकों को जोड़ता है और सहारा देता है, उन्हें बोला जाता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। कैसे ऊतक, जो अन्य ऊतकों को, एक ऊतक को अन्य ऊतक से जोड़े, ऐसे ऊतकों को बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। रक्त भी एक संयोजी ऊतक होगा और अस्थियां भी एक संयोजी ऊतक होगी। दोनों ही संयोजी ऊतक होंगे, लेकिन दोनों के ही प्रकार अलग अलग होंगे। उनका संयोजन और संगमता में भिन्नता होती है। उनका दोनों ही होंगे तो संयोजी ऊतक, लेकिन दोनों के ही संयोजनता में भिन्नता होगी, और वो भिन्नता का कारण होगा उनके अंदर उपस्थित उनका मैट्रिक्स, जिसको बोला जाता है अधात्री। ब्लड में, रक्त में
कैसा मैट्रिक्स पाया जाएगा? जलीय, मृदु और जेली जैसी संरचना में पाया जाएगा। वहीं अस्थियों में कठोर और दृढ़ मैट्रिक्स पाया जाएगा। ये अभी हमने एक एपिथेलियल ऊतक की बात कर ली है, अब दूसरा ऊतक संयोजी ऊतक की बात कर रहे हैं। एक तालिका बनाई गई है, उसमें कुछ डिस्कशन किया हुआ है कि जब हमें त्वचा में थोड़ी सी कट लग जाती है तो कटे हुए स्थान पे क्या होगा? कुछ देर ब्लड निकलता है, फिर ब्लड निकलना बंद हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है? जब आपको त्वचा में संक्रमण हुआ हो तो क्या होगा? संक्रमण होने से वह क्षेत्र पे लाल हो जाता है और संभवतः सूजन और ज्वर भी हो जाता है। तीसरा पॉइंट दिया है, जब आप व्यायाम करते हैं या दौड़ते हैं तब क्या होता है? तो तेजी से श्वास लेते हैं और आपका चेहरा लाल हो जाता है। अभी जो घटनाएं हो रही है उसका कारण है कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण हुआ। जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक लोह समृद्ध प्रोटीन है, आयरन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। यह लाल रक्त कोशिकाएं लगभग 4 महीने तक जीवित रहती हैं और फिर डेड हो जाती हैं और नई कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं बनती है। दूसरा है बिंबाणु, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये जो रक्त का थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी प्लेटलेट्स। ये चोट के स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। अगला है व्यायाम अथवा दौड़ते समय मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, श्वास लेने की गति तीव्र हो जाती है और रक्त प्रवाह भी बढ़ जाता है, जिससे कि हमें हमारा चेहरा लाल दिखाई देता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमित क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं, जिससे पस का निर्माण होता है, जिससे संक्रमित क्षेत्र में लालिमा हो जाती है, सूजन हो जाता है और कभी कभी पस का निर्माण भी हो जाता है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतकों में अभी हमने देखा था एक रक्त था और अस्थियां थी। ठीक है, ये रक्त को सेंट्रीफ्यूज किया गया है, जिसमें प्लाज्मा का कितना पोर्शन बना? 55% ये प्लाज्मा बना और 45% रेस्ट ब्लड है। इसके अंदर क्या क्या होता है? इस 45% के अंदर ही प्लेटलेट्स, WBC और RBC पाई जाती है। WBC ये है प्लेटलेट्स और ये है RBCs। हमने RBCs की एक स्पेशलिटी पढ़ी थी कोशिका अध्याय में, क्या थी? कि इसमें केंद्रक नहीं होता है। RBC कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ये हुई लाल रक्त कोशिकाएं। तो ये किसके घटक हैं? ये हैं रक्त के घटक। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है अस्थियां। तो यहाँ कुछ अस्थियों के उदाहरण दिए हुए हैं। पहली है जत्रुका अस्थि, हसली या जिसको बोला जाता है कॉलर बोन। ठीक है, ये जो दिख रही है ये वाली बोन, ये होती है कॉलर बोन। दूसरी अस्थि का उदाहरण दिया गया है यहाँ पे दीर्घास्थि, यहां से लगा के यहां तक, जो हमारी थाई में पाई जाती है, इसे बोला गया है दीर्घास्थि। अगली बोन है, अस्थि है जानुफलक। ये वाला जो पोर्शन होगा यह कहलाएगा जानुफलक। ये कनेक्टिव टिश्यूज में एक लाल रक्त तो हो गया, दूसरा है अस्थियां। कुछ अस्थियों के उदाहरण हमने यहाँ पे देखा, ये है कंडरा, ये है उपास्थि। उपास्थि का कार्य होता है
अस्थि में लचीलापन लाना और उसको आ, किसी आघात से बचाती है। कंडरा होती है, यह मांसपेशियों और अस्थि के बीच को जोड़ने का कार्य करती है। कंडरा अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है। और स्नायु होता है, स्नायु दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करती है। ये हुई स्नायु, यह दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करेगी। ये पोर्शन होता है उपास्थि, जो लचीलापन देता है। और कंडरा होती है जो मसल्स और अस्थियों के बीच में, जो मसल्स और अस्थियों को जोड़ती है। अस्थि, जैसा कि अभी हमने चित्र 3.12 में देखा, कोहनी का पोर्शन एक कठोर और दृढ़ संरचना होती है। इसका कार्य होता है सुदृढ़ता प्रदान करना और सुरक्षा देना। उपास्थि, ये उपास्थि, ये वाला पोर्शन, यह लचीलापन देता है और आघातों से सुरक्षा करता है। उपास्थि लचीलापन देती है और अस्थियों के सिरों को आघात अवशोषण के लिए गद्दीदार बनाती है। अगला है कंडरा। कंडरा का कार्य क्या होता है? यह मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ती है, मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ती है और इस प्रकार यह गति में मदद करती है। कंडरा का सबसे मुख्य कार्य होगा, यह गति में सहायता करेगी। मांसपेशियों को यह अस्थि से जोड़ती है कंडरा और गति में सहायता करती है। उंगलियों के दूर होने पर भी अग्र बाहु में गति का अनुभव, यह एक उदाहरण है। अग्र बाहु का स्पर्श कीजिए और अंगुलियों को हिलाइए, तो हम क्या अनुभव करेंगे कि अग्र बाहु, उंगलियों को हिला रहे हैं लेकिन अग्र बाहु में भी गति महसूस करेंगे हम। उपास्थि जो लचीलापन देती है अस्थियों के सिरों पर। जैसे कि हम अगर कान को दबा के और मोड़ेंगे और वापस छोड़ देंगे तो पुनः अपने आकार में आ जाएगा। तो उसने अस्थियों के सिरों पे लचीलापन दिया उपास्थि ने। अब अगला है स्नायु। अगर हम कुर्सी पर बैठे हैं और अपना पैर उतना ऊपर उठा रहे हैं जितना आपके घुटने के लिए संभव हो, तो संधि एक सीमा से आगे जाने की हमें अनुमति नहीं देगी। फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, एक सीमा के बाद आगे बढ़ना, हमारे लिए पैर को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। अस्थि को अस्थि से जोड़ता है कौन? स्नायु जोड़ता है और स्थिरता भी प्रदान करता है। यह गति सीमित करता है। स्नायु का क्या काम है? हमने अभी डायग्राम में भी देखा था। यह अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु यह अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। अस्थियां किससे बनी होती है? अस्थियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, दृढ़ होती है। और उपास्थि एक मृदु जेली या अधात्री होती है। उपास्थि के अंदर उसका जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा? एक मृदु जेली के जैसा होगा। और अस्थियों में कैसा होगा? दृढ़ मैट्रिक्स होगा। और जो उपास्थि में मृदु जेली जैसा अधात्री है, यह लचीलापन और गद्दीदार प्रभाव प्रदान करता है। अन्य संयोजी ऊतकों में कंडरा और स्नायु भी होते हैं। कंडराएं मांसपेशियों को, अभी देखा हमने, कंडराएं मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ती है, जबकि स्नायु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं और गति को नियंत्रित करते हैं। स्नायु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ेंगे और गति को भी नियंत्रित करेंगे। अब क्या हम अपने शरीर में गति को नियंत्रित कर सकते हैं? कुछ गतियां नियंत्रित होती है और कुछ नहीं होती है। कुछ गतियां हमारे सचेत नियंत्रण में होती है, जैसे कि दौड़ना, लिखना, उठना, बैठना। इन्हें कैसी गतियां बोलेंगे? ऐच्छिक गतियां बोलेंगे, वॉलेंट्री मूवमेंट बोलेंगे। ऐच्छिक गतियां क्या होगी? जो हमारे नियंत्रण में होगी। हमारा मन है कि ये हाथ हिलाना है तो हमने हिलाया, बैठना है नीचे, हम बैठ गए,
या ऐच्छिक गतियां होगी जो हमारे कंट्रोल में से हो रही हैं, इनको वॉलेंट्री मूवमेंट भी बोला जाता है। और ये कंकाल पेशियों के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है ये? कंकाल पेशियों के द्वारा। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? कंकाल पेशियां, जो कंकाल से जुड़ी होती है। ऐसी पेशियां जो कंकाल से जुड़ी होगी वो कंकाल पेशियां होगी। ये लंबी बेलनाकार कोशिकाओं के पूलों से बनी होती है, जिन्हें की मसल फाइबर्स भी कहते हैं। कैसी होती है ये? किससे बनी होगी? कंकाल पेशियां बनी होती है मसल फाइबर से, जो कि बेलनाकार होते हैं और लंबे होते हैं। मसल फाइबर्स अशाखित होते हैं, बहुकेंद्रीय होते हैं और रेखित होते हैं। रेखित मतलब इसमें गहरी और हल्की रंग की पट्टियां पाई जाती है, जिसे उसमें मसल्स मूवमेंट के टाइम पे ये पट्टियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, उसी से मसल कॉन्ट्रेक्शन या मसल्स का संकुचन होता है। ये बहुकेंद्रीय होगी। ये हुआ वॉलेंट्री मूवमेंट या ऐच्छिक गतियां। क्या शरीर में अनैच्छिक गतियां भी होती है? हाँ, हमारे शरीर में अनैच्छिक गतियां भी होती हैं, जैसे कि हृदय स्पंदन, या शरीर में भोजन डाइजेशन के लिए भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ना, ये सारी अनैच्छिक गतियां होती है। अनैच्छिक गतियां मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट, आत्म भोजन की गति और हृदय स्पंदन, इन्हें अनैच्छिक गतियां बोलेंगे। इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। इन गतियों के लिए उत्तरदायी मांसपेशियां चिकनी मांसपेशियां होती है, स्मूथ मसल्स बोलते हैं। जैसे कि अमाशय, आंत या हृदय में नहीं, सिर्फ अमाशय और आंत में ही में रहेगी। हृदय के लिए हृदय पेशियां अलग से होती हैं, क्योंकि हृदय को कंटिन्यू काम करना होता है। कंकाल पेशी मसल फाइबर्स में रहती है। चिकनी पेशियां स्मूथ मसल्स, यह जैसे कि डाइजेशन पोर्शन में, जहां पे डाइजेशन होगा, अमाशय में रहेगी वहां पे। और अगली दिख रही है यह हृदय पेशियां। हृदय पेशियां हृदय में रहती हैं। कंकाल पेशियां मसल्स मसल फाइबर से बनी होती हैं। यह रेखित पेशियां होती है। इसमें रेखाएं पाई जाती हैं जो मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह रेखाएं एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, तब मसल्स में संकुचन कॉन्ट्रेक्शन होता है। चिकनी कोशिकाएं ये पाचन ग्रंथियों में, विशेषतः पाचन ग्रंथियों में पाई जाती हैं, और यह एकल केंद्रक वाली होती हैं, और इसके अंदर रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। ये जो लगातार धीमी प्रोसेस बॉडी में चलती रहती है, उन अंगों में यह चिकनी पेशी या स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ये है हृदय पेशियां, जो कि हृदय में पाई जाती है। इनके तंतु ये कैसी होती हैं? ये बेलनाकार शेप होती है। ये बेलनाकार शेप होती है और शाखित होती है एक दूसरे से। ऐसे ये एक दूसरे से ही ये यहाँ से निकलती हैं। ये शाखित होती हैं। हृदय पेशियां लयबद्ध तरीके से कंटिन्यू काम करती रहती हैं। ठीक है, तो हमने देखा था अनैच्छिक गतियों के लिए उत्तरदायी मांसपेशियों में चिकनी पेशियां होती हैं, जो कि अमाशय और आंत जैसे अंगों में पाए जाते हैं, जहां पे स्लो मूवमेंट चलता है। भोजन का स्लो मूवमेंट होता रहता है अमाशय और आंत में। डाइजेशन के दौरान उस जगह पर चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। और ये कैसी होती है? इनकी कोशिकाएं तर्करूप होती है, एकल केंद्रक वाली होती है, और इनमें धारियां नहीं पाई जाती है। ये सतत गतियों में सहायता करती है। हृदय पेशियां केवल हृदय में ही पाई जाएंगी। अभी हमने डायग्राम में देखा, बेलनाकार और शाखित होती है और एकल केंद्रक होती हैं। हृदय पेशियां अतक और लयबद्ध रूप से कार्य करती हैं, जिससे हृदय बिना थके जीवन पर्यंत स्पंदन करता रहता है। तो ये 3 तरह की पेशियां देखी हमने, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी। हृदय पेशी हृदय तंतुओं से मिलकर बनी होती है। चिकनी पेशी अनैच्छिक
क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और कंकाल पेशी ऐच्छिक क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें मसल फाइबर्स होते हैं। आगे दिया है शरीर शरीर किस प्रकार संवेदन संप्रेषण और अनुक्रिया करता है। यदि हम किसी गर्म वस्तु को स्पर्श कर लेंगे तो हमारा हाथ अपने आप पीछे उठ जाएगा, या हम किसी चीज को लर्न करने की याद करने की कोशिश करते हैं। ये सारी जो क्रियाएं होती है ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ये होती है तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू के द्वारा नियंत्रित होती है। जो शरीर का नर्वस टिश्यू और नर्व कोशिकाएं मिलकर शरीर का नियंत्रण और संतुलन बनाते हैं। मस्तिष्क नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है और पूर्ण शरीर में क्रियाओं, स्मृति और अनुक्रियाओं का समन्वय करता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों मांसपेशियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती हैं। वे तंत्रिका ऊतक से अनुदेश प्राप्त करती है। जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी श्वसन की दर कैसे बढ़ जाती है? उस टाइम पे हमारा ब्रेन हार्ट को ऑर्डर देता है या सिग्नल्स देता है कि अभी एक्सरसाइज चल रही है, यहाँ अभी इस समय शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन को बढ़ाया जाए। इस प्रकार से बढ़ी हुई ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। मतलब ब्रेन ने ही नर्वस टिश्यू और नर्व सेल के द्वारा हृदय को ये सिग्नल दिए कि शरीर व्यायाम कर रहा है, इसको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो आपको रेस्पिरेशन रेट और धड़कने की गति को बढ़ाना होगा, जिससे ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। तंत्रिका ऊतक में जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? उनको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहा जाता है। यह संदेशों को ग्रहण करते हैं, न्यूरॉन संदेशों को ग्रहण करते हैं, उन पे काम करते हैं, फिर उनको अगली कोशिकाओं के लिए संप्रेषित कर देते हैं या उन्हें भेज देते हैं। उनका कार्य क्या होगा? न्यूरॉन्स का तंत्रिका कोशिकाओं का संदेशों को ग्रहण करना, संसाधित करना और प्रेषित करने के लिए विशेषीकृत होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। एक कोशिका का सेल बॉडी या साइटोन बोलेंगे उसे, उसके अंदर केंद्रक होता है जो कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। फिर होती है द्रुमिका, इसे डेंड्रॉइड बोलेंगे। यह क्या करता है? ये दूसरे साइड के न्यूरॉन से संकेत को ग्रहण करता है। इसका काम है संकेतों को प्राप्त करना। और तंत्रिकाक्ष एक्सॉन, यह एक लंबा तंतु होता है जो उस तंत्रिका कोशिका से, उस न्यूरॉन से सिग्नल्स को या जो भी मैसेज है उसको अगली कोशिका में भेजता है, ये संदेश ले जाता है। एक्सॉन टर्मिनल इसका समाप्त पार्ट होता है। ये एक्सॉन टर्मिनल अगली न्यूरॉन कोशिका से जुड़ा होता है। एक्सॉन टर्मिनल से कुछ केमिकल निकलेंगे जो एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक पर्टिकुलर सिग्नल को बताते हैं कि यह कोशिका यह बोलना चाहती है। ये एक तंत्रिका ऊतक में पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिका, जिसको कि क्या बोला जाता है? न्यूरॉन की संरचना है तंत्रिका कोशिका। यह कोशिका का है, मतलब कि साइटोन, सेल बॉडी बोला जाता है इसको। इसके अंदर यह एक केंद्रक है और यह किसी वृक्ष की शाखाओं की तरह निकली संरचना को डेंड्राइट बोला जाता है, द्रुमिका बोला जाता है। यह एक पूंछ के समान एक स्ट्रक्चर निकला रहता है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। इस एक्सॉन का एंड पॉइंट इसे एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। एक्सॉन का एंड पॉइंट एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। यही एक्सॉन टर्मिनल फिर किसी दूसरी न्यूरॉन से जुड़ा रहता है और यह
उसको सिग्नल पास ऑन कर देता है। आगे दिया है पेशी कंकाल तंत्र, जिसको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम भी बोला जाता है। आगे के अध्याय में, आगे की कक्षाओं में इसका विस्तृत अध्ययन आएगा, हम तब पढ़ेंगे। यह स्ट्रक्चर जो हमको दिख रहा है, ये होता है मसल्स, जिसको बोला जाता है पेशियां। यह संधि है जो दो अस्थियों को जोड़ रही है। ये अस्थियां हैं जो चेस्ट साइड्स में रिब्स का पोर्शन लिए हुए अस्थियां हैं, ये भी अस्थि होती है। ये उपास्थि है और ये पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं कंडरा। दो अस्थियों को जोड़, जहां पे जुड़ती है उससे बोला जाता है संधि। पेशियों, संधियों, उपास्थियों, कंडराओं और स्नायु से मिलकर बना होता है पेशी कंकाल तंत्र। किससे किससे मिलकर बना होगा? ये पेशियां, ये संधियां, ये अस्थियां, ये उपास्थि, ये कंडराएं और ये स्नायु, इनसे मिलकर बनता है पेशी कंकाल तंत्र। ये हमें पेशी कंकाल तंत्र हमें सीधे खड़े रहने, गति करने और मूवमेंट करने में सहायता करता है। पेशी कंकाल तंत्र तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करता है और मांसपेशियां गति उत्पन्न करने के लिए अस्थियों को खींचती है। हमने अभी पढ़ा कि शरीर में कोई भी क्रिया होगी वह मस्तिष्क से ही कंट्रोल होती है, तो पेशी कंकाल तंत्र भी तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ही कार्य करेगा। जब हमें कोई मूवमेंट करना है तो मांसपेशियां गति उत्पन्न करने के लिए क्या करती है? अस्थियों को खींचती है। वे कंडरा नामक सुदृढ़ लचीली पट्टियों द्वारा अस्थियों से जुड़ी होती है। हमने अभी पढ़ा था कि मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने, मांसपेशियों को अस्थि से, उसे बोला जाता है कंडरा। जब कोई मांसपेशी संकुचित हुई तो कंडरा इस बल को अस्थि तक पहुंचा देगी, तो उससे क्या होगा? संधि पर गति होने लग जाएगी। जैसे अगर कहीं पे मांसपेशियां, सबसे पहले मांसपेशी संकुचित हुई, अब मांसपेशी और अस्थियों को कौन जोड़ रहा है? मांसपेशी और अस्थियों को कंडरा जोड़ रहा है। तो अगर मांसपेशियां संकुचित हुई तो सबसे पहले कंडरा संकुचित होगी और कंडरा अस्थियों को संकुचित करेगी, जिससे कि फिर गति उत्पन्न हो जाएगी। संधियों के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। पहला है कंदुक खल्लिका। कंदुक खल्लिका यह अपने जांघों के जॉइंट वाली संधि, जॉइंट को बोलते हैं, या फिर शोल्डर से भुजा की जॉइंट को कंदुक खल्लिका संधि बोलते हैं। तो कंदुक खल्लिका संधि का संधि नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह एक बॉल लाइक, इसका जो शीर्ष भाग होता है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जिस दूसरी अस्थि में जुड़ा हुआ रहता है वहां वो ये अस्थि खोखली रहती है ऐसी। तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वह उसमें जाके प्रॉपर फिक्स हो जाता है। अब इसमें प्रॉपर फिक्स हो गया जाके ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो प्रॉपर ऐसा ये आराम से सब दिशाओं में मूवमेंट कर पाता है। इस प्रकार की संधि को कंदुक खल्लिका संधि कहा गया है। ये दिखाया हुआ है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसमें जाके फिक्स हो जाएगा। अब क्योंकि इस तरह से इसमें आराम से फिक्स हो गया है तो इसमें सब दिशाओं में गति संभव है। कंदुक खल्लिका संधि में सब दिशाओं में गति संभव होती है। कंधे की संधि में मुक्त गति संभव होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भुजा की अस्थि का गोलाकार शीर्ष, ठीक है, कंधे की अस्थि के एक उथले गड्ढे में फिट हो जाता है। इसीलिए इसे नाम क्या दिया? बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, सॉकेट क्या हो गई? कंधे की
कंधे का खोखला हिस्सा और बॉल क्या हो गई, भुजा की अस्थि का शीर्ष भाग हो गया, जो उसमें जाके फिक्स हो जाएगा। अब कंधा कॉलर बोन के साथ मिलकर कंधे की मेखला बनाता है, जो भुजा को कंकाल से जोड़ देता है। इस प्रकार से भुजा कंकाल से जुड़ जाती है। और यह संधि कैसा कैसा मूवमेंट कर सकती है, संधि अग्र पश्च पार्श्व गोलाकार गति को संभव बना सकती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्योंकि यह कंदुक खल्ली का संधि है, इसमें वो प्रॉपर जाके फिक्स हो जाता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो उसमें आराम से मूव कर सकता है, तो ये सभी दिशाओं में लगभग लगभग मूवमेंट कर सकती है। अगला है कोर संधि। कोर संधि में क्या होगा, कोर संधि जो हमारा गेट डोर होता है ना, दरवाजे होते हैं, उसके कब्जे की तरह मूवमेंट करते हैं। ये गेट है, ये दीवार से लगा हुआ है, ऐसे ऐसे बस ओपन होता रहता है। ठीक है, ये गेट, ये दीवार है हमारी, ये दरवाजा लगा हुआ है, तो बस ये ओपन होगा ऐसा 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 ऐसा। इसमें कोर संधि में क्या होगी, हमारी कोहनी की और घुटने की भुजाएं, जो कि एक ही साइड पे मूवमेंट करती हैं, इसे कोर संधि बोला जाता है। ये कोर संधि, घुटने की और कोहनी की संधियां। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, कंधे के विपरीत कोहनी एक दरवाजे की कब्जे की तरह कार्य करती है। ठीक है, अभी बात करी, इस प्रकार की संधि को कोर या हिंज संधि भी कहते हैं। घुटने में भी इसी प्रकार की संधि होती है। यहाँ पर एक जानु फलक नामक एक छोटी अस्थि होती है, जो संधि की रक्षा करती है। यहाँ पे जानु फलक संधि को कवर किए हुए रहता है, जो कि उसकी रक्षा करती है। अगला है दुराग्र संधि। दुराग्र संधि अपने गर्दन वाली संधि। यह संधि भी स्पाइनल कॉर्ड से हमारी जुड़ी होती है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, तो यह अधिकतम गतियां इस संधि में भी हम देख सकते हैं। हम अपने हाथ को गर्दन के पीछे की ओर रखेंगे तो हल्की सी गति का अनुभव करेंगे। गर्दन स्वतंत्र रूप से गति कर रही है। खोपड़ी एक धुराग्र पाइवोट संधि के माध्यम से वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे क्या होती है, धुराग्र संधि, धुराग्र पाइवट संधि के माध्यम से मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, जिससे कि हमारा सिर ऊपर नीचे दाएं बाएं गति करने को संभव होता है। ये डायरेक्ट पीछे से मेरुदंड के द्वारा जुड़ी रहती है। अगला है अचल संधि, जो कि खोपड़ी में होती है। हमारी खोपड़ी आपस में जुड़ी चपटी अस्थियों का एक कठोर आवरण होता है, जो मस्तिष्क, आंखों और कानों की रक्षा करता है। खोपड़ी की अस्थियां कैसी होती हैं, अचल फिक्स्ड होती हैं, जिसका अर्थ होता है कि खोपड़ी की अस्थियां गति नहीं कर सकती। ये शरीर के गति करने पर भी मस्तिष्क को ये सुरक्षित रखती है। अचल संधि का यहाँ पर खोपड़ी पे बेसिकली काम है हमारे ब्रेन को, आंख कान को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षात्मक आवरण देना। आगे है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटन सिस्टम। अस्थियों का एक ऐसा ढांचा होता है जो शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है और कोमल आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। इसको क्या बोलेंगे हम, स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। अस्थियों का एक ढांचा होगा, अस्थियों का एक ढांचा होगा जो कि शरीर को दृढ़ता प्रदान करेगा और सुरक्षा भी प्रदान करेगा। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, कंकाल तंत्र में खोपड़ी आएगी, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम जिसको कशेरुक दंड बोलते हैं, और रिब्स केज। ठीक है, पतली पिंजर। खोपड़ी के आधार से एक लचीला दंड निकलता है, जिसे मेरुदंड या हम बैकबोन भी कहते हैं, हम जिसे स्पाइन भी बोलते हैं। कहाँ से, खोपड़ी के आधार से एक, खोपड़ी के आधार पे से एक लचीला दंड निकलेगा, जिसे हम मेरुदंड या स्पाइन बोलते हैं। यह कशेरुका नामक छोटी हड्डियों की एक श्रृंखला से बना होता है। वर्टिब्राई
या कशेरुका नामक छोटी छोटी हड्डियों की श्रृंखलाओं से बना होता है। यह शरीर को सहारा देता है और हमें सीधे खड़े रखने में सहायता करता है। कशेरुकाओं के बीच में उपास्थि चक्रिकाएं होती है जो एक गद्दी के समान कार्य करती है और लचीलापन प्रदान करती है। जो कशेरुकाएं नामक छोटी छोटी हड्डियों की श्रृंखला बनी हुई होती है, इनके बीच में कार्टिलेज डिस्क होती है। ये कार्टिलेज डिस्क हो गई, इन्हें ये सुरक्षा प्रदान करती है और गद्दी के समान कार्य के समान कार्य करती है, जिससे हम मेरु रज्जु को चोट पहुंचाए बिना झुक और मुड़ सकते हैं। अच्छा, ये डिस्क नहीं होगी और ये सारी बोन्स डायरेक्ट जुड़ी हुई है, मान लीजिए, ठीक है। जो छोटी छोटी वर्टिब्राई है, छोटी छोटी जो कशेरुकाएं हैं, ये डायरेक्ट ऐसी जुड़ी हुई है, बीच में कुछ नहीं है। तो जब हम झुकेंगे तो इनमें घर्षण टकराएगी, ये बहुत ज्यादा, ये कभी भी डैमेज हो सकती है। इसीलिए इसके बीच में गद्दी के समान कार्य करने वाली डिस्क होती है। ये पसलियां हमारे उदर पोर्शन में पाई जाती है। कितनी पसलियां होती है हमारी? 12 जोड़े होती हैं। कितनी रिब्स पाई जाएंगी? 12 पेयर। ये मिलकर पसली पिंजर बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? रिब्स केज बोलते हैं। पसली पिंजर एक सुरक्षात्मक पिंजर की तरह कार्य करता है। किसको सुरक्षा प्रदान करता है? पसली पिंजर बोन्स का बना एक केज हो गया, रिब्स का बना एक केज हो गया। यह हार्ट और लंग्स, हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। पसलियां पीछे की ओर मेरुदंड से और सामने की ओर उरोस्थि से जुड़ी होती है। ये जो हमारी बैकबोन है, जिसको हमने स्पाइन नाम दिया है, उससे ये जो स्पाइन के ये जो रिब्स केज है, ये पीछे की साइड मेरुदंड से जुड़ा रहेगा और सामने की साइड किससे जुड़ा रहेगा? उरोस्थि से, जिसके कारण इसमें मूवमेंट हो पाता है। वे लचीली उपास्थि द्वारा जुड़ी होती हैं। इस लचीलेपन के कारण पसली पिंजर श्वसन के दौरान फैलता और संकुचित होता है। इनसे जुड़े होने के कारण जो रिब केज में जो मूवमेंट होते हैं, वो क्या क्या हेल्प करता है? एक और, यह जब हम रेस्पिरेशन श्वसन करते हैं तब यह फूलता, फैलता और संकुचित होता है। इसमें जब वक्ष गुहा बढ़ती है और घटती है, जिसके कारण फेफड़ों में वायु का आवागमन होता है, पसलियों में चोट लगने से श्वास लेना कठिन और पीड़ादायक हो जाता है। ठीक है। रिब्स केज क्या होगा? जब हम सांस लेंगे तो आयतन अंदर उसका बढ़ जाएगा वायु का, तो रिब्स केज फैल जाएगा। जैसे ही निश्वसन के द्वारा हम वापस वायु को बाहर निकालते हैं तो उसका आयतन कम हो जाता है, तो रिब्स केज छोटा सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है। जब कभी भी पसलियों में चोट लग जाती है तो सांस लेते समय श्वसन क्रिया के दौरान हमें दर्द महसूस होता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित योग के अंतर्गत शारीरिक आसन, श्वास, ध्यान सम्मिलित है। योग लचीलेपन, श्वसन में सुधार करता है, तनाव कम करता है और जीवन शैली संबंधी रोगों को रोकने में सहायता करता है। स्वास्थ्य और कल्याण में योग की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही मुद्रा बनाए रखना, उचित पोषण लेना, नियमित व्यायाम और योग करने से हमारी अस्थियों को सुदृढ़ता, मांसपेशियों को कार्यक्षमता और संधियों को लचीला बनाए रखने में सहायता मिलती है। सूर्य नमस्कार की मुद्राएं बताई है। 12 स्टेप में होता है सूर्य नमस्कार। आगे देखेंगे, एक कोशिका से पूर्ण जीव तक पूर्ण शक्तता। गाजर के संवहन फ्लोएम की एक कोशिका में भी पूर्ण पादप को पुनरुत्पादन करने की क्षमता होती है, ऐसा रिसर्च किया गया। गाजर के संवहन फ्लोएम में, संवहन टिश्यू में, कौन सा वाले में? फ्लोएम में, जो कि भोजन को शरीर के पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। स्टीवर्ट ने क्या स्टडी करी? साइंटिस्ट ने
कि गाजर की फ्लोएम कोशिकाओं का उपयोग करा। उसमें उन्होंने कोशिका का उचित परिस्थितियों में सरल शर्करा और हार्मोन युक्त पोषक माध्यम में संवर्धन किया। उन्होंने क्या देखा कि फ्लोएम कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिकाओं का एक समूह बनाती है, जो धीरे धीरे विभाजित और विभेदित होकर एक पूर्ण पादप बन जाता है। ये क्या दर्शाता है कि फ्लोएम कोशिकाएं पहले निर्विभेदित होकर अन्य कोशिकाओं का एक अविभेदित पिंड बना लेती है। ये कोशिकाएं जब पोषक तत्वों और वृद्धि रसायनों से युक्त उचित परिस्थितियों में संवर्धित की जाती है, तो यह विभाजित एवं पुनः विभेदित होकर अलग अलग पार्ट बना लेगी, जड़ बन जाएगी, प्ररोह बन जाएगा, तना बन जाएगा। इस प्रकार से वह पूर्ण पादप बन जाएगा। क्या टेस्ट किया गाजर के ऊपर कि टुकड़ों को पोषक माध्यम में संवर्धित किया गया। गाजर की जड़ की अनुप्रस्थ काट इसमें यहाँ डाले ये टुकड़े, फिर निलंबन में स्वतंत्र एकल कोशिकाएं विभाजित होने लगी। जो कोशिकाएं हैं ये विभाजित होने लगी, कोशिकाएं नंबर में बढ़ गई। ये स्टडी करके देखा हमने कोशिकाओं को, तो ये इन्होंने विभाजित होना चालू कर दिया। फिर एकल संवर्धित कोशिका से पादप भ्रूण विकसित हो गया। अब पादपक को अगार माध्यम में संवर्धित किया, उचित माध्यम में दिया रखा गया उसको, और हार्मोन्स भी वहां पे उसको प्रोवाइड किए गए, और फिर बाद में उसको मृदा में रोपित किया गया, तो एक वयस्क गाजर का पौधा तैयार हो गया। अब संवर्धित पादप कोशिकाओं की वृद्धि पर प्रकाश, वायु और पोषक माध्यम का क्या प्रभाव रहा? ठीक है, प्रकाश है यहाँ पे, वायु नहीं है, पोषक माध्यम का संगठन, ठोस माध्यम और पोषक तत्व, तो उसके भार में वृद्धि क्या हुई? कम हुई। अब प्रकाश भी हो गया और वायु भी हो गई, और माध्यम कैसा रख दिया हमने? तरल और पोषक तत्व दिए गए, तो कैसी वृद्धि हो गई? 20% वृद्धि हो गई। यहाँ पे प्रकाश भी दिया, वायु भी दिया, तरल माध्यम और पोषक तत्व, तो वृद्धि फिर कम हो गई। पादपों में पाया जाने वाला एक रोग का अवलोकन, जिसका हमने अध्याय के शुरुआत में वैदिक विज्ञान के द्वारा नियंत्रण और उपचार की बात करी थी, सारांश दिया हुआ है यहाँ पे। कुछ पॉइंट से देखते हैं हम। ऊतक समान कोशिकाओं के समूह होते हैं जो विशिष्ट प्रकारों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। पादप और जंतुओं में जैव प्रक्रमों को संपन्न करने के लिए विभिन्न ऊतक परस्पर समन्वय करते हैं। पादप ऊतकों को विभाजन करने की क्षमता के आधार पर व्यापक रूप से विभज्योतकी और स्थायी ऊतक में दो प्रकार के ऊतक बताए गए हैं, विभज्योतकी और स्थायी। किस लिए? विभाजन वाले। ठीक है, अब स्थायी ऊतक सरल अथवा जटिल दो प्रकार के हो सकते हैं। स्थायी ऊतक कैसे होते हैं? एक सरल होते हैं और एक जटिल होते हैं। जटिल में क्या आएगा? संवहन ऊतक, और सरल में आएंगे मृदुतक, दृढ़ोतक। सरल स्थायी ऊतक में आएंगे मृदुतक, श्लेषोतक और दृढ़ोतक। जटिल में आएंगे जाइलम और फ्लोएम ऊतक। जंतु ऊतक मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक सुरक्षा प्रदान करने तथा अन्य कार्यों के लिए बाहरी आवरण का कार्य करते हैं या आंतरिक अंगों का सुरक्षात्मक अस्तर बनाते हैं। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ते हैं। पेशी ऊतक का क्या काम होता है? गतियों के लिए, ऐच्छिक अनैच्छिक गतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बने होते हैं, जो सिग्नलों को शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ले जाते हैं, जो आवेगों को ग्रहण और संचरित करते हैं, और विभिन्न शरीर की विभिन्न गतियों को नियंत्रित भी करते हैं। कंकाल तंत्र अंगों को की रक्षा करता है। कंकाल तंत्र क्या करता है? स्केलेटन सिस्टम अंगों की रक्षा करता है, सीधा खड़े रहने में सहायता प्रदान करता है। हमारे शरीर में पेशियों और अस्थियों के समन्वय और तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से ही गति संभव होती है। कैसे गति होगी? पेशियों और अस्थियों के समन्वय और तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से गति संभव होती है। थैंक यू।